नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का जो महासंग्राम है उसमें आज तबादलों पर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस इसमें आमने सामने है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले शून्य सत्र के बावजूद हुए तबादलों पर शिक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा विभाग में शून्य सत्र के बावजूद पूरे साल तबादलों और शिक्षकों की संबद्धता का खेल चलता रहा, लेकिन जरूरतमंद शिक्षक तबादलों का इंतजार ही करते रह गए और शिक्षा विभाग की ओर से 19 फरवरी 2020 को आदेश जारी कर गंभीर बीमार शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन मांगे गए थे और तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत इस तरह के बीमार शिक्षकों ने अनुरोध के आधार पर कई शिक्षकों ने तबादलों का आवेदन किया था और 22 मार्च 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस तरह के शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश की थी। कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन इन सिफारिशों का, और अब खेल ये हुआ कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 700 से अधिक शिक्षकों के तबादले हो गए और जरूरतमंद बीमार शिक्षकों के साथ मजाक किया गया। आपको बता दें कि धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश और शासन के आदेश के बाद भी पिछले 2 साल से करीब 80 बीमार जरूरतमंद शिक्षकों को तबादलों का इंतजार रह ही गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के बाद कार्मिक विभाग की ओर से 13 अप्रैल 2021 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था, लेकिन इन शिक्षकों के अब तक तबादले नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा भी विभाग में पूरे साल शिक्षकों की संबद्धता और गुपचुप तरीके से तबादलों का खेल जारी रहा। विभाग में अब जबकि विधानसभा चुनाव से पहले हुए शिक्षकों के तबादलों से आचार संहिता की वजह से रोक लगी हट गई है और इन शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी जा रही है, तब भी 80 से अधिक गंभीर बीमार शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। गंभीर बीमार शिक्षकों के पहले तबादले के आदेश के बाद अभी भी उनके तबादले नहीं हुए, जबकि चुनाव से पहले जिन शिक्षकों में के तबादले के आदेश हुए उनके तबादले कर दिए गए हैं। ऐसे में बीमार शिक्षकों के साथ मजाक किया गया है। वहीं बंशीधर तिवारी शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि गंभीर बीमार शिक्षकों के इस शर्त पर तबादले के आदेश हुए थे कि जगह खाली होने पर उनके तबादले किए जाएंगे। जैसे जैसे जगह खाली होगी तबादले किए जाएंगे और अब इस पूरे मामले में तमाम राजनीतिक दल भी शिक्षा विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जरूरतमंद शिक्षकों के और बीमार शिक्षकों के तबादले पर विभाग क्या एक्शन लेता है और जरूरतमंद शिक्षकों के तबादले होते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो वही इसको लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। एक तरह से कहें कि महासंग्राम होता जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों के प्रवक्ताओं ने, यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स और कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तबादला नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इस प्रदेश में सारे कानून, सारे नियम अपने चहेतों के लिए तोड़े मरोड़े जा रहे हैं और जिन मंत्री महोदय के पास शिक्षा विभाग है वो केवल शिक्षा विभाग को लेकर नहीं, अपने तमाम जितने विभाग हैं सबको लेकर सवालों के घेरे में है। पर फिर भी क्योंकि वो सरकार के चहेते हैं, क्योंकि वो संघ के चहेते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बन रही है। नौकरियों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तबादलों में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तबादला सत्र शून्य है, उसके बावजूद भी अपने चहेतों को जिस तरह से अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, उस कहावत को चरितार्थ करते हुए मंत्री महोदय जो बीमार, जो क्रिटिकल स्थिति में 80 शिक्षक हैं, उनका तबादला ना कर अपने चहेतों का तबादला कर रहे हैं, वो बड़ी चिंतनीय विषय है। और दूसरी तरफ अजय टम्टा जो कि दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी धर्मपत्नी का किस तरह से सारे नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, कुछ समय पहले ये भी विवादों में घिरा था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जी क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं, ये समझ से परे। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से हमने तबादला एक्ट लागू किया है, हम ये कह सकते हैं अब किसी भी व्यक्ति को बिना पैरामीटर्स के किसी का तबादला नहीं हो सकता। अगर कहीं भी कोई गलत तरीके से कहीं तबादला होगा तो वो अपने आप ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा मामला। और हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। इस सरकार से ये उम्मीद करना कि यहाँ गलत तरीके से काम होंगे, ये किसी कीमत पर हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को सुव्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि जो डिजर्विंग है, जो पहले से ही दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में अपना समय पूरा कर चुके हैं, वो सुगम में आएंगे। जो सुगम में हैं उनको दुर्गम में जाना पड़ेगा और कोई भी इन पैरामीटर्स के अलग जाता है तो सबके
तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं और सबसे पहले मेहमानों से परिचय कराते हैं। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रविंद्र कुमार हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जय सिंह रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जय सिंह रावत जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर धारा 27 के तहत जब इन 80 बीमार शिक्षकों ने उत्तराखंड सरकार के आगे अर्जी लगाई थी कि वो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें ज़रूरत है तबादले की, उनके तबादले उनके इच्छा के अनुसार कर दिए जाएं, लेकिन आखिर ये चाहते फिर से उनका खेल खराब कर गए। उत्तराखंड सरकार में ये तबादलों का खेल पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि चाहतों के लिए ज़रूरतमंदों को दरकिनार कर दिया गया और एक बार फिर से बीजेपी सरकार घेरे में है। देखिए, शिक्षा विभाग को शिक्षा की ज्योति जो फैलाता है, इसको समाज को जागृत करना होता है, समाज को दिशा भी देना होता है। लेकिन उत्तराखंड का शिक्षा विभाग जो है भ्रष्टाचार की वो हो गया, गंगोत्री हो गया है। यहाँ पर ऐसा है कि जो आपने सुना होगा तबादला उद्योग, तबादला उद्योग उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में आज से नहीं, पहले से फलता फूलता रहा है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो 80 जो शिक्षक हैं बीमार हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे। अब वो ईमानदारी के चक्कर में हो तो ईमानदारी में उत्तराखंड में तो कहाँ काम होता है। अगर ईमानदार होता है यहाँ का पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती, तो यहाँ आपका ये क्यों नहीं शुरू होता, लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं होता, उससे छिपाते क्यों, उससे डरते क्यों। ये आपको कई उदाहरण है। होता है जिसके पास पैसा है वो कर देता है। जो ब्यूरोक्रेसी करप्ट कौन करता है, नेता करते हैं, क्योंकि नेताओं को अपने चहेते लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वो पहाड़ों से तो यहाँ मैदान में लाना होता है। तो वो जब कुछ अपने तबादले करवाते हैं तो ब्यूरोक्रेट हो, जो नौकर साहब बाबू से लेकर ऊपर टॉप ऑफिसर तक, वो भी करते हैं, वो पैसे लेके काम करते हैं या किसी को ऑब्लाइज करते हैं। वो सिस्टम हो गया। इसका असर ये हो रहा है कि पहाड़ों में कहीं मास्टर नहीं है और मैदानी इलाकों में देहरादून है, हरिद्वार है, दूसरी जगहों पर इतने शिक्षक हो गए हैं कि उनको ऐसी जबरदस्ती भर दिए गए हैं। जैसे शिक्षक है वही डॉक्टरों की भी स्थिति है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो अड्डा आप कह सकते हैं वो शिक्षा विभाग बन गया है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो विभाग है वो शिक्षा विभाग ही है। यहाँ कई लाखों कर्मचारी हैं। जितने कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं उतने बाकी सारे विभागों में मिलकर नहीं है। इसलिए भी जो तबादला उद्योग है सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, तो शिक्षा विभाग में फल फूल रहा है। जय सिंह रावत जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, इससे एक नया शब्द मिल गया मुझे कि तबादला उद्योग। सर, और उसमें हर पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता जो है, मंत्री जो है, जय सिंह रावत जी एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं। जय सिंह जी, आप बोलो तो नाम गिना देंगे। जय सिंह जी एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं। रविंद्र कुमार जी। सर, तबादला उद्योग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी करीब से उत्तराखंड को इन्होंने देखा है। सर, तबादला उद्योग नया शब्द हमारी डिबेट में निकल के आया है, लेकिन पहले भी चर्चित में रहा है, लेकिन आज उन्होंने शुरुआत की है तबादला उद्योग से। सर, उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आखिर ये 80 शिक्षक शायद वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में सहभागिता नहीं की और इन्होंने भेड़ चाल से अलग हटके अपनी एक अलग चाल बनाई और बेचारे रह गए। चलिए आपसे इस पर जवाब रविंद्र जी फिलहाल आपसे इस पर जवाब लेंगे और तब तक सवाल का जवाब भी सोच के रखिएगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रविंद्र कुमार जी सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा और तबादला उद्योग पे आपका जवाब लेना चाहूंगा। रविंद्र जी। जी, जय सिंह रावत जी एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं इनकी इस शब्दावली से और इनके आरोपों को सिरे से नकारूंगा। सर, नकारेंगे आप, मुझे पता था पहले से ही जी। बाकी इनका अपना मत है या अपना अपना मत नहीं सर, मैं मानता हूं कि अनुभव की कमी नहीं है। जय सिंह रावत जी की जो
उम्र है और जिस तरीके से उत्तराखंड को इन्होंने काफी करीबी से देखा है, जिस तरीके से उत्तराखंड में काफी लंबे समय से पत्रकारिता का इनका अनुभव है, मैं नहीं मानता हूं कि ये इनका अपना मत होगा। ये उत्तराखंड का मत मानता हूं मैं। देखिए मैं इसे क्यों इनका अपना मत कह रहा हूँ। मैं जय सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने इनके कई बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं और जिसमें इनका अनुभव, इनसे बहुत कुछ हम मीडिया में जो आते हैं इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सब कुछ अगर सही हो ये भी सही नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए इनसे सहमत नहीं हूँ कि जिस प्रकार से जय सिंह जी ने आरोप लगाया या अपनी बात कही, ये इनका अपना विचार है कि ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई उद्योग इस तबादले में या शिक्षकों को लेके कोई ऐसी चीजें हैं। चलिए रविंद्र जी लौटेंगे एक राउंड में सबको ले लेते हैं। पहले रविंद्र जी, सूरज सिंह नेगी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, ये तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, शिक्षकों का जब मौका होगा तब उन्हें तबादला किया जाएगा। देखिए, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर कल आपने मेरी डिबेट सुनी है लग रहा है। ये तो सामने दिख रहा है कि आप जो है धारा 27 के अंतर्गत जिन 80 बीमार शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया, उनके लिए तो आप कहते हैं कि जैसे जगह खाली होगी तब हम आपको जो है स्थानांतरण देंगे। परंतु थोक में 700 जो ट्रांसफर आपने शिक्षक शिक्षिकाओं के किए, ये किस बात का संकेत है ये? अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि मैं जयसिंह रावत जी की बात से सहमत नहीं हूं, वो उनका अपना मत है। अरे वो उनका अपना मत नहीं, ये उत्तराखंड के जनमानस का मत है कि उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो ट्रांसफर उद्योग है, ये इन्होंने ट्रांसफर को उद्योग का दर्जा इन्होंने दे दिया है। और जितना बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में है वो उत्तराखंड में किसी जनमानस से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के केवल दिखाने के दांत और खाने के और हैं। ये बोलते बहुत अच्छा है बाहर जनता के बीच में, परंतु अगर अंदर इनको देखो तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहा रहे हैं। और जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है, जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर ये ईमानदार होते तो लोकायुक्त आज जो है यहाँ पर अपने अस्तित्व में होता, लोकायुक्त ठंडे बस्ते में नहीं होता। तो ये लोग केवल और केवल जो है अपने वो मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस दे रहे हैं। अरे जीरो टॉलरेंस बल्कि तुमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया। इतना भ्रष्टाचार उत्तराखंड में है कि आज उत्तराखंड का जनमानस किसी भी विभाग में चला जाए वहां पर कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। तो ये इनका जीरो टॉलरेंस है। ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, बोलते ये कुछ है और करते कुछ है। इन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ को आंख मूंद दी है और जनता भ्रष्टाचार से त्राइमाम कर रही है। चलिए रविंद्र जी, चलिए बोलने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। सर मैं मानता हूं कि चाहे सर रविंद्र जी 10 सेकंड ले, चलिए 10 सेकंड लीजिए। 5 सेकंड का सिर्फ। हाँ बोलिए। उसके बाद मेरे सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। सूरज सिंह नेगी जी ने जो भी कहा है, ये इनके आरोप है, ये विपक्ष में है, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक घोर आपत्ति है गंगोत्री को जिस प्रकार से बार बार ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कह रहे हैं, मुझे इस पे आपत्ति है। गंगोत्री हमारे लिए एक नदी है, पूजनीय देवी समान है, तो इस पे बार बार ये कोई भी उदाहरण दे लेकिन इस शब्द का उपयोग ना करें। सूरज सिंह नेगी जी, मैं टोकता उससे पहले रविंद्र कुमार जी ने ही टोक दिया। इन शब्दों को थोड़ा सा कमांड रखिए, इन शब्दों पर, ठीक है? नहीं। देखिए ये हमारे विचारों पर वो लगाम नहीं लगा। नहीं, अबली पापोती मत करिए, ठीक है? थोड़े से शब्दों को मायने में रखिए, ठीक है? आपके लिए पूजनी है, मेरे लिए पूजनी है, ठीक है? आरोप नहीं, अरे सत्यता है, आरोप नहीं है सर। लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री जैसा शब्द मत प्रयोग करिए मेरी चर्चा में। भ्रष्टाचार की गंगोत्री सर शब्द दोबारा नहीं सर। आपने संस्कृति को धाराशाही बना दिया आपने। सर नहीं, सूरज सिंह नेगी जी, ये शब्द मत प्रयोग करिए मेरी डिबेट में, ठीक है? गंगोत्री इस समय 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आप
भी बांट लीजिए, आप मुझे गाली दीजिए, मेरी पार्टी को गाली दीजिए, लेकिन इस तरीके चलिए ठीक है प्लीज। सर ये शब्द मेरी चर्चा में नहीं, ठीक है? मेरे पैनल में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। इसे कहना बंद करें सर ना, मेरे मुझे पैनल में आपत्ति ऐसे है। शब्दों का मुझे प्रयोग नहीं। घोर सूरज सिंह नेगी जी, आप भी समझ लीजिए, ठीक है? मुझे घोर आपत्ति। चलिए रविंद्र कुमार जी, मैं मानता हूं कि अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है तो वो एक ही डिपार्टमेंट है और वो है शिक्षा का विभाग। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, तमाम राज्यों की बात कर लूं। सूरज सिंह नेगी जी, मैं बीच में आ सकता हूँ? हेलो जी मैं बीच में आ सकता हूँ? सर आएंगे आपके पास भी। एक मेरा सवाल, फिर आपके पास आएंगे। सर रविंद्र जी, मैं मानता हूं कि अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वो शिक्षा के विभाग में है, क्योंकि बच्चे बड़े भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता कि सरकार हमारे लिए क्या ला रही है और हम तक क्या पहुंच रहा है। मैं मानता हूं कि जूते, मोजे, उनकी यूनिफॉर्म, उनके लिए खाना, मिड डे मील का खाना, यानी कि चाय मुरमुरा से लेकर जो भी है, सब में भ्रष्टाचार पनपता है रविंद्र जी, ऊपर से नीचे लेकर। और उसकी छोटी छोटी किस्तें सबके पास जाती हैं, BSA, शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक, और सब ले जाते हैं। तनख्वाह 10,000 है, लेकिन महीने में पड़ जाते होंगे 10-12 हजार और ऊपर के पड़ जाते होंगे। मानते हैं ना रविंद्र जी? इस पर लगाम लगाने में आप नाकाम है, मान लीजिए। पहले अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल यह भी है कि ऐसा भ्रष्टाचार के लपेटे में आते हैं और सरकार अंधी बनी रहती है, और उसके बाद अब तबादलों में भी भ्रष्टाचार, ये तो हद ही हो जाती है रविंद्र जी। देखिए, ये सिर्फ एक आरोप है, तबादलों में भ्रष्टाचार कहीं से लेके कहीं तक। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड का सबसे बड़ा विभाग अगर कोई है, 700 ट्रांसफर हुए, ये आरोप है? नहीं, ये आरोप है सर, रविंद्र लिखित जी। में है सर, रविंद्र जी, लिखित में है सब चीजें। अरे किन्होंने ट्रांसफर अर्जी हुए हैं लगाई भाई। थी और किनके ट्रांसफर हो गए, कौन चाहते हैं और कौन गैर हैं, ये भी लिखित में है। देखिए अब क्या लिखित में है, क्या नहीं है, उसका अगर कोई चीजें हैं तो वो सार्वजनिक होंगी। अगर किसी के साथ गलत नीति के तहत किसी का तबादला हुआ है या किसी के फेवर में हुआ है, सर नीति तो एक ही है ना, धारा 27। सर धारा 27 के अंतर्गत क्या है कि जो बीमार लोग हैं वो समय से पहले जो नियम है, जो नीति है, उससे पहले धारा 27 का उपयोग करके जो बीमार है या क्रिटिकल है, डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि दुर्गम स्थल पे नहीं रह सकते, उनको लाने के लिए धारा 27 के तहत ये काम करा जाता है। लेकिन उसपे जिस प्रकार डीजी शिक्षा ने, बंशीधर तिवारी जी ने अपना बयान दिया है कि इसमें जिस जगह पे उनको तबादला होना है, अगर वो जगह खाली हो जाएगी तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर ये तबादले जो तमाम हो गए, हुआ भी है सर, जो तमाम तबादले हो गए, आखिर उनमें कई जिले ऐसे भी थे जहां शिक्षक वो मांग रहे थे और चाहेतों को वहां भेज दिया गया और जो जरूरतमंद थे वो रह गए। चलिए जय सिंह रावत जी, चलिए रविंद्र जी लौटेंगे आपके बाद। जय सिंह रावत जी काफी एक लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे। जय सिंह रावत जी, मैं पहले तो ये देखिए, मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है या जो उसका तबादला केवल बीजेपी के राज में हो रहा होगा, ये मैंने नहीं कहा है। नहीं यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हाँ, मैंने ये नहीं कहा है केवल बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। अरे जी रावत जी, चलिए संपर्क टूट चुका है शायद जय सिंह रावत जी। चलिए इनको फिर से जोड़ने की कोशिश की जाए। सूरज सिंह नेगी जी, तो चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो तबादलों पर महासंग्राम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे चलते हैं। जय सिंह रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। और जय सिंह रावत जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात कह रहे थे, बात पूरी करिए। हाँ जी रावत जी, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, सबको पहाड़ से मैदान में ले आए हैं और इसी जी केवल इतनी गड़बड़ है कि उन्होंने लोकायुक्त को डंप कर दिया, मार के दबा के रख दिया बीजेपी ने। बस उनका अलग से ये काम है। आपको याद होगा एक बार उत्तरा बहुगुणा का मुख्यमंत्री जी के दरबार में
कितना बवाल हुआ था, सारे देश में हल्ला हुआ था उस समय कि जब मुख्यमंत्री ने कहा था उस समय के कि उत्तरा बहुगुणा को गिरफ्तार करो, इनको ये करो वो करो, वो उनका उस उत्तरा बहुगुणा का यही तो कहना था। बिल्कुल। रावत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बच्चे जो है यहाँ बर्बाद हो गए, पति की मृत्यु हो गई है और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को तो लिया है वीरों का जी हो या अपोजिशन पार्टी हो, और मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। एक बार विधानसभा में चर्चा चल रही थी जी, अरे तो जब यही आरोप लग रहे थे कि भाई सरकार जो है में तबादलों में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल रावत जी, बिल्कुल ये चर्चा मेरे भी जहन में। चलिए सूरज सिंह नेगी जी की चलते। सूरज सिंह नेगी जी, सर अगर लोकायुक्त को आपको इतनी चिंता है तो सर 17 तक आपकी सरकार रही, सर आपको ले आना चाहिए था। आपको पता था कि अगर आगे अगर कोई दिक्कत आती है, आपकी सरकार नहीं बनती है, तो इसके चलते भ्रष्टाचार पर लगाम तो लग सकती थी ना। देखिए हमारी सरकार के समय में लोकायुक्त था और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर घोषणा की थी। कौन से वाले ने सर? कई बदल दिए ना। नहीं, 2017 में जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत रावत जी, अच्छा, जिन्होंने ये शब्द दिया था जीरो टॉलरेंस का, उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा में सदन के अंदर घोषणा की थी कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लेके आएंगे। और आज वो लोकायुक्त कहाँ है? प्रवर समिति के हवाले इन्होंने किया। प्रचंड बहुमत की सरकार, 57 एमएलए और इस समय भी 47 एमएलए होने के बावजूद लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि ये क्या आरोप है? ये 700 शिक्षकों के जो तबादले हुए, ये क्या आरोप है? ये कोई हम झूठ बोल रहे हैं? अरे ये तो आपने तबादले किए हैं, शासन में हुए हैं, विभाग में तबादले हुए हैं भैया। और 80 लोग जो बीमार हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको जो धारा 27 के अंतर्गत आते हैं, उनको आप जो है स्थानांतरण नहीं देते। उनके लिए आप कहते हैं कि जब कहीं जगह खाली होगी तब हम आपको स्थानांतरण देंगे। परंतु आप देखिए कि 80 के लिए आपके पास जगह नहीं है और 700 लोगों के लिए आप जगह ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? अरे खुला खुला भ्रष्टाचार है ये। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, वो उत्तराखंड की जनता सब देख रही है। चलिए जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। जय सिंह रावत जी। हाँ, मेरी सर मेरा सवाल, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बीजेपी के भ्रष्टाचार में फर्क क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा तो है नहीं कि भाई दूध की धुली कांग्रेस है जो आज आरोप लगा रही हो। देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ कि जब से ये राज्य बना रही, यहीं से नहीं, ये मैंने तबादला उद्योग क्यों बोला? हम तो मतलब कई दशकों से सब ये सब लिखते रहे हैं। जब यूपी के जमाने से भी होता था, इसमें तबादला उद्योग हो गया, ये तो बड़ा प्रचलित शब्द है। एक और शब्द पर अभी आया है, ऐतराज आया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, क्योंकि ये सूरज सिंह जी भी हमारे साथी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसका उपयोग कर लिया। हम ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री नियमित रूप से निरंतर आप अखबारों में लिखते जाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। ये कोई नई बात लिखते नहीं रहे है। होंगे, लेकिन मेरे पैनल में नहीं प्लीज, ठीक है? हाँ, ये हजारों वक्त लोगों ने लिखा, केवल ठीक है, कोई बात मैंने नहीं, लिखा। सर कोई बात नहीं, सारे लेकिन देश हमारे भर के पैनल में पत्रकारों ने लिखा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री का मतलब है उसका सोर्स कहाँ है, उसका मूल कहाँ है, ये मतलब है। चलिए तो कोई बात नहीं यहाँ सर। उत्तराखंड में, चलो मैं नहीं बोलता हूँ कि गंगोत्री का जिक्र नहीं करेंगे। अगर उनकी भावनाओं को हर्ट हो रहा है तो बिल्कुल यही उद्देश्य है मेरा कि भावनाओं को किसी की भी भावनाओं को हर्ट ना हो। और ना आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए, ना ही रविंद्र जी करेंगे, ना ही नेगी जी, ठीक है?
नहीं, अगर रविंद्र जी को बुरा लग रहा हम क्यों करेंगे, उनकी बिल्कुल, भावनाओं को हम तो ठेस थोड़ी पहुंचाने हैं। चलिए। तो गंगोत्री जितना इनके लिए पवित्र है उतनी मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी सर। उतनी सूरत सिंह जी के लिए भी है, ऐसा सबके लिए है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये रविंद्र जी आप भी सुनिए, बहुत गंभीर मामला है। ये सवाल केवल आपका, आपकी पार्टी का नहीं है, यहाँ पर एक ये कल्चर बन गया, ये उद्योग बन गया है। और सारे दलाल जो हैं, राजनीति के दलाल जो है, सत्ता के जो दलाल हैं, वो सारा खेल खेल रहे हैं, तगड़ा पैसा लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों के तबादले में पैसा लेते हैं, मास्टरों के तबादले में पैसा लेते हैं, इंजीनियरों को कोई बढ़िया वो दिलाना उसमें पैसा लेते हैं। तो ये सारी चीजें ये बंद होगी तो अच्छा होगा, एक प्रदेश के एक में होकर। खासकर जो शिक्षकों का तबादलों में खेल हो रहा है, ये रुकेगा तो पहाड़ों में शिक्षक जाएंगे, पहाड़ों में शिक्षक टिके रहेंगे तो वहाँ से कम पलायन रुकेगा। वहाँ पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षा के लिए हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, लोगों को इलाज की सुविधाएं नहीं है इसीलिए तो हो रहा है, नौकरी के लिए हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। जब ये उद्योग बंद होगा तो तभी तो जाके होगा। मैंने अभी उत्तरा बहुगुणा की बात की कि भाई ऐसा ये हुआ, कितना बवाल हुआ था उसको, वो भी यही चक्कर था। मैंने एक बार कहा विधानसभा में डिबेट कर ली थी, शिक्षा मंत्री थे भंडारी, लीडर ऑफ अपोजिशन थे कंडारी। जब उन्होंने कहा आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा तबादलों में, उन्होंने कहा कि महाराज प्रतिपक्ष के नेता महोदय आप ही तो लाए थे, आपने भी तो कई लोगों से मेरे से ट्रांसफर कराए। तो ये सारी मतलब तो सवाल एक पार्टी का नहीं है, जिसको मौका मिलना है वो अपने लोगों को ले, क्या कहते भाई हैं, सरकार है, ऐसे ऐसे कैसे जाने दे, हो सका तो अगली बार 5 साल में अगली सरकार बनी ना बनी, अभी चाहे तो कुछ फायदा ले लेने दीजिए भाई। 80 शिक्षक जिन्होंने नहीं मुंह खोल के दे पाया, और तमाम चीजें जो जैसे कि उन्होंने उनसे मांग की गई होगी उन्होंने नहीं दे पाई होगी, और भ्रष्टाचार में भागीदार नहीं बने होंगे, बेचारे रह गए। रविंद्र जी ऐसा ही हुआ ना? देखिए ऐसा है कि अभी भी जितने भी बातें आई हैं वो तमाम आरोपों के रूप में आई हैं, किसी के पास कोई साक्ष्य या इस प्रकार का नहीं है। हाँ। जिस प्रकार से जयसिंह जी ने जब अपनी बात शुरुआत करी थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अब, और सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करने वाले हैं शिक्षक, तो इसलिए इतने बड़े तबादले जिस नीति के हिसाब से, जो नीति तय की हुई है शिक्षा विभाग ने, उस हिसाब से निरंतर चलने पर वाली प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी उप निदेशक शिक्षा मेहरबान सिंह बिष्ट और जगमोहन सोनी जी के कमेटी में एक सर्वे, एक भ्रमण हुआ हरियाणा में शिक्षा नीति कहते हैं कि बहुत अच्छी है, तो उसका आधार बना के एक अभी अपने डीजी शिक्षा है बंशीधर तिवारी जी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अंकों के हिसाब से, आयु के हिसाब से मार्क करके तबादले की नीति को बनाया जाएगा। अब वो रिपोर्ट कितनी उस पर क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी, ये एक विभागीय मामला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा में जो भी खामियां हैं या तबादलों में जो भी खामियां हैं वो जरूर आने वाले समय में, क्योंकि जयसिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो इस प्रदेश की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं और समय समय पे अच्छे सुझाव देते हैं, तो जरूर इन सुझावों को आगे बढ़ाते हुए सरकार इसकी ओर काम करेगी कि जरा सा भी अगर किसी प्रकार का लेके कोई भ्रम है या किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत है, तो वो आने वाले समय में इनको जल्दी ही दूर की जाने के लिए कोशिशें जारी है और सरकार लगातार इसकी ओर प्रयासरत है। सर फिर एक सुझाव मेरा भी ले लीजिए कि धारा 27 को खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि जब उसके हिसाब से जब उस हिसाब से काम ही नहीं हो पा रहा है, जब शिक्षकों को वैसे ही दर्जन भटकना पड़ रहा है, तो सर क्या फायदा है ऐसी धारा का, और उस पर जब उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। रविंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि जैसे अभी नई शिक्षा नीति को लेके, नई चीजों को लेके, जैसे मैंने बताया, उसमें धारा 27 की उपयोगिता नहीं उपयोगिता ये तो विभाग ने और सरकार ने तय करना है। लेकिन मैंने आपको फिर बताऊंगा कि धारा 27 का मतलब है कि मान लो बिल्कुल रविंद्र जी, चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और रविंद्र कुमार जी अपनी बात रखिए। रविंद्र जी देखिए, मैंने जिस प्रकार से कहा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी जैसे वरिष्ठ लोग हैं जो समय समय पे सरकार को सचेत करने का और नए नए सुझाव देने का काम करते हैं, तो इस प्रकार से आगे की शिक्षा नीति को तय होगी
कि किस प्रकार से जो ये भ्रम और जो ये एक तरीके की आरोप लगते हैं, इनको भी किस तरीके से काबू पाया जाए। क्योंकि मैं आरोप इसलिए कह रहा हूं कि सर आखिर हमेशा ऐसे से ये आरोप लगते सवालों रहे। आखिर रविंद्र जी आखिर ऐसे सवालों का जन्म ही लेने क्यों दिया जाता है? आखिर सरकार पर ऐसे सवाल उठते ही क्यों हैं? अगर सरकार सारी चीजों में पारदर्शिता रखे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हैं सूरज सिंह नेगी जी, या आपके ऊपर सवाल दाग पाएंगे, या जय सिंह रावत जी, आप दोनों लोगों के ऊपर सवाल दाग पाएंगे अगर चीजों में जरा सी भी पारदर्शिता रहे। चलिए सूरज सिंह नेगी जी। देखिए प्रियव्रत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस बात को हम कह रहे हैं, ये आरोप कह रहे हैं हम हमारे ऊपर। हाँ। अरे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्य आपको बता रहे हैं। और एक शब्द के ऊपर इन्होंने आपत्ति की कि आप गंगोत्री मत कहिए। सर उस पे नहीं, तो सर मैं सर कहूंगा उस पे नहीं जाएंगे ना। नहीं, मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या जो फिल्म बनी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते ढोते, क्या इस शब्द पे इनको आपत्ति नहीं होगी? अब क्या ये इस फिल्म पर भी बैन लगवाएंगे? अरे ये हमारी सर मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड की जनता के लिए थोड़ी चिंता कर लीजिए आप भी सूरज सिंह नेगी जी। फिल्मों पे मत जाइए और इन तमाम चीजों पे मत जाइए, ठीक है? उत्तराखंड की जनता का के लिए चिंता करने का जिम्मा ले रखा है ना आपने। 19 विधायक आपने भेज दिया है ना सदन में, तो थोड़ी सी चिंता कर लीजिए ना। और चर्चा पर जो विषय है उस पर कर लेते हैं थोड़ी सी। नहीं तो चर्चा पे आ रहा हूं मैं, चर्चा पे सीधे चर्चा पे। मेरा ये कहना है कि जब शिक्षा का सत्र शून्य हो जाता, वो जो सत्र हमारा शून्य घोषित हो जाता है शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा विभाग में तबादले आधे सत्र में नहीं हो सकते, इसलिए ये कहते हैं कि जुलाई से पहले पहले जो है हम तबादले कर देंगे। और उस सत्र में जब सत्र शून्य हो गया तो हमारा आरोप नहीं, या तो आप ये कहें कि ये तबादले नहीं हुए, जो जिन हम 700 तबादलों की बात कर रहे हैं कि 700 तबादले शिक्षा विभाग में हो जाते हैं, या तो आप उन तबादलों को ये कह दिए कि कोई तबादला नहीं हुआ। आपके आरोप जो है झूठे हैं, तब तो हम आरोपी है ना कि हम खाली आरोप लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने 700 तबादले किए हैं, और 700 तबादले किन लोगों के हुए, ये मेरे ख्याल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी जान रहे हैं कि किन लोगों के हुए। जिन लोगों ने पैसा दिया, जिन लोगों के जो है राजनीतिक सरोकार थे, जिन लोगों की पहुंच थी, केवल उन लोगों को स्थानांतरण मिले। नहीं तो अगर उन 80 गरीबों के भी इसमें हो जाते तो हम ये कहते कि चलो आपने एक सामान्य वे में कर दिए। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो इस बात पर है कि आपने सत्र को शून्य कर दिया और उसके बाद 700 तबादले कर दिए, तो ये दोहरा मानदंड कैसा भैया? तो इससे जो है पूरा ये मैसेज है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के तहत मोटी रकमें ले लेकर के और सरकारों ने ट्रांसफर किए हैं। इसको स्थानांतरण उद्योग आपने बना दिया, ट्रांसफर उद्योग आपने इसको बना दिया है, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। चलिए रविंद्र जी। देखिए, मैं बार बार फिर एक बात कह रहा हूं अपने बात में कि ये सिवाय आरोपों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे कांग्रेस के मित्र जो है सूरज सिंह नेगी जी, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मैं पर्सनली मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। देखिए इनका सिर्फ देखिए, मैं सूरज भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे प्यारे मित्र भी हैं। सूरज सिंह जी आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं, आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए इनका कहना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है। इनका किसी भी प्रकार से शिक्षकों का या शिक्षा विभाग के हित में कोई भी काम नहीं है। ये सिवाय आरोप के कि पैसे ले लिए, तबादले हो गए। अरे आप पे कोई तथ्य है तो पेश करो, किसका तबादला हो गया? नीति के हिसाब से जिसके तबादले हुए हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप लेकर आओ, सार्वजनिक करो। सिवाय आरोप लगाने पे सरकारों को ऊपर सिर्फ आपने आरोप लगाना है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। चलिए रविंद्र जी, कुछ नहीं है आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी, जरा हवा हवाई बातें जिस तरीके से आपके लिए कह रहे हैं, इस पर जरा सा इनके लिए सबूत खोज के रखिएगा। तमाम सबूतों के साथ वापस आएंगे इस चर्चा में। यहाँ लुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद तबादलों पर महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है और सीधे रुक करेंगे सूरज सिंह नेगी जी। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए समय पर्याप्त दे दिया आपको सबूतों के लिए, सबूत दे दीजिए जरा। मैं विजय भरत जी, आप ये देखिए कि आपके चैनल मुझे नहीं, जरा रविंद्र कुमार जी को समझाइए, ये सबूत मांग रहे थे आपसे। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रविंद्र कुमार जी क्यों ऐसा नहीं कहते कि कोई तबादला इस 1 साल के अंतर्गत नहीं हुआ, और जो हम 700 शिक्षकों के तबादले की बात कर रहे हैं, 80 बीमार शिक्षकों के जो तबादले बाकी हैं, उनकी जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, ये बता देना कि कोई तबादला नहीं हुआ। ये कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई तबादला नहीं हुआ और 80 शिक्षकों के आवेदन जो है नहीं है, ये बता दें। ये कहे ना चैनल पे कि कोई तबादला नहीं हुआ। सर हुआ कैसे नहीं है? तो मैं वही कह रहा हूँ इनको कि ये तो कह रहे हैं सर ये बात मैं थोड़ी सी आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कह दें कि 700 शिक्षकों के तबादले नहीं हो। भाई ऑन रिकॉर्ड तबादले हुए हैं, लेकिन 80 लोगों के नहीं हो पाए जिनको जरूरत थी, उसके लिए ही आज डिबेट रखी गई है। लेकिन आप जरा अपनी बात को समझाइए कि 700 शिक्षकों के तबादले नहीं हुए, ये बीजेपी क्यों कह दे? देखिए प्रियव्रत जी, हमारे रविंदर जी इस बात को समझना ही नहीं चाहते। ये क्योंकि 700 तबादले जब इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं, सत्र जो है शून्य होने के बावजूद, तो हमारा कहना यही है कि जब सत्र आपने शून्य घोषित कर दिया, कोई स्थानांतरण नहीं होगा, उसके बाद अगर 700 तबादले हो जाते हैं, तो ये तो अब एक कहावत है कि नमक जो होता है ना, वो अंधा भी पहचान लेता है कि सब्जी में नमक है या नहीं है, वो अंधा भी पहचान लेता है। अब ये बेचारे जो है पहचानना ही नहीं चाहते, उनको सुनना ही नहीं चाहते, सच्चाई से जो है सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। पर ये चैनल पे बैठ के कितना ही बोलते रहे कि हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे आरोप गलत है, पर उत्तराखंड की जनमानस देख रहा है, हम पूरी दुनिया देख रही है कि भाई शिक्षा विभाग के जो 700 तबादले हुए हैं सत्र शून्य होने के बावजूद, वो तो हुए हैं। सर कहावत तो ये भी है कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो वो खट्टे ही लगते हैं ना। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे आप मेरी बात को। चलिए मैं आप समझ गए होंगे मेरी बात को। नेगी जी आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जय सिंह रावत जी, देखिए ऐसा है, ये सवाल केवल आरोप का नहीं है, ये समस्या है, ये उत्तराखंड की समस्या है। ये तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, समस्या है, भाई भतीजा हो रहा है शिक्षा विभाग में, समस्या है, टीचर पहाड़ों में टीचर नहीं, ये समस्या है, सबकी समस्या है। ये केवल बीजेपी या कांग्रेस की समस्या नहीं, पूरे प्रदेशवासियों की समस्या है। और इसमें जो मैंने पहले भी कहा, तो सत्ता के दलाल होते हैं, और सत्ता के दलाल तो हर वक्त होते हैं, वो आज से नहीं, आप भी जानते, सभी जानते हैं, वो कराते हैं। और अगर आप कहते हैं, अगर मेरे से बोलेंगे, मैं कई लोगों के नाम गिना सकता हूँ कि जिनकी पत्नियां पहाड़ों में थी, वो यहाँ ले आए है ना। तो यहाँ पर वो, लेकिन वो किसी का नाम लेना कि क्यों मैं इंडिविजुअली एक दो का नाम लूँ, फिर उनको ही करो, क्योंकि एक दो ही नहीं है बड़े, एक दो ही बड़े नेता नहीं है, कई लोग हैं उसमें से। यहाँ पर तबादलों में क्या किया था इन्होंने कि एक बार यहाँ तक बात आई कि एक विधायक दो ट्रांसफर कर सकता है। आप समझिए ना, 2 ट्रांसफर लेके आएगा तो इजीली हो जाएगा, उसको जहाँ मर्जी कराना, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप कितना सकता है। विधायकों को कोटा दे दिया गया था। रावत जी एक बार माफी के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। रावत जी, जिस तरीके से ये तमाम चीजें होते हैं, कोटे होते हैं, मैंने सुना है कोटे कुछ, ये मैं राशन कोटे वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि विधायक के कोटे से, सांसद के कोटे से, संतरी कोटे से, मंत्री कोटे से ये तबादले किए जाएंगे, कुछ ये भी हेर फेर होता है क्या? नहीं, ये था ऑफिशियली था, ये आज का मेरे ख्याल से वही उसी की मैं बात कर रहा था। आज है, ये ऑफिशियल विधानसभा में बोला गया, मेरे पास होगा, ये भी लिखित है कि भाई एक विधायक को 2 ट्रांसफर अपने इलाके से कर सकता है, वो करा सकता है। लेकिन आप सुनिए, कहाँ करा सकता है? जो असली समस्या जो जड़ है, जैसे प्राइमरी के मास्टर थे, इनके ब्लॉक कार्डर होते थे, डिस्ट्रिक्ट कार्डर होते थे, ऐसा नहीं चमोली या चौकी से कहीं ब्लॉक है तो उसको देहरादून के डोई वाला ब्लॉक में कहीं कर दो, उसका विद इन डिस्ट्रिक्ट ही हो सकता था, विद इन एक मंडल ही हो सकता था। इस तरह का सिस्टम था विद इन, मतलब ऐसा नहीं कि एक चमोली का पिथौरागढ़ कर लो, पिथौरागढ़ का
क्या कहते हैं हरिद्वार में कर लो, ऐसा नहीं होता, सिस्टम है वो। अब इसमें हो क्या रहा है, जो सिफारिशें हो रही है कि आप माना कहीं बॉर्डर उत्तरकाशी का है और बिल्कुल वो इंटीरियर में वो मोरी ब्लॉक में है, उसे सिफारिश लगा के या तो कहती या तो अटैचमेंट करा दिया कि भाई मैं जो यहाँ देहरादून में किसी दफ्तर में शिक्षा विभाग के उसमें अटैचमेंट करा के यहाँ पैसा दे के सर यहाँ लेकिन चले उसमें एक आए, चीज और भी तो सामने जिसका आती है attachment किया हुआ रावत वो जी, वापस नहीं जाता है। रावत जी एक चीज और भी हाँ, सामने जबकि- आती है कि या तो विधायक जी उस शिक्षक या शिक्षिका से ज्यादा खुश हो या नाराज हो कि भाई नाराज हो ये हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगी, या ज्यादा खुश हो या काफी करीबी हो तो जहां चाहो वहां ट्रांसफर करवा लो भाई, ये भी होता है ना। नहीं देखिए, बोला तो यही गया कि भाई उनको चाहिए कि उनको अच्छा शिक्षक कहाँ चाहिए इसलिए, लेकिन हकीकत ये थी कि सबको सिफारिश करानी थी, मतलब वो था कि सिफारिश, हकीकत सिफारिश थी, लेकिन सामने सामने तो नहीं बोला जा सकता ना, ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता है। उनका ये था कि भाई आपको अच्छी जगह, सुटेबल जगह पर टीचर को रखने का है। तो मैंने कहा कि ये ट्रांसफर का कार्डर सिस्टम है, प्राइमरी स्कूल के मास्टरों का कार्डर होता है, ये क्या हाई स्कूल इंटर का मास्टरों के कार्डर है, फिर हायर एजुकेशन की बात अलग होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खेल तो वहाँ होता है। तो वो क्या करते हैं कि अटैचमेंट में सबको देहरादून चाहिए, किसी को हरिद्वार चाहिए, एक तो पैसा दो और अटैचमेंट करा के यहाँ चले आओ, ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो एक बार आगे बोलो तो वो वापस नहीं जाता है। जबकि कई बार आदेश हो चुके हैं कि कई शिक्षा मंत्री इन्होंने भी किया है, पांडे थे पिछली बार, उन्होंने भी कहा कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, उसके बाद भी अटैचमेंट पर जो आया वो गया नहीं। एक और बीच में हुआ कि भाई जो 2-3 साल के लिए जो पहाड़ से मैदान में आना, 3 साल के लिए बात थी, अब लोगों को कई साल हो गए जो आ गए, तो आगे वापस कौन जाता है। तो पहाड़ का जो स्कूल खाली होना था वो तो हो ही गया ना, अटैचमेंट के नाम पर हुआ। लौटेंगे अभी समय है। रावत जी लौटेंगे चलिए रावत जी लौटेंगे। रविंद्र जी देखिए, जिस प्रकार से जयसिंह जी ने विस्तार से सारी चीजों को बताया है, ये देखिए, मैं इनकी, क्योंकि ये बड़े वरिष्ठ हैं और मैं इनका बहुत पुराना फैन भी हूँ, इनके आर्टिकल लगातार मैंने पढ़े, और लेकिन क्या है कि ये एक तरीके से एक कहानी की तरह है कि वहां गए, वहां से ऐसे तबादले हुए, ये ऐसे हुआ। तो ये मुझे मतलब मेरे को हकीकत बात पूछो तो मेरे समझ नहीं आया कि मतलब क्या किस जगह पे कैसे तबादले होते हैं, या तो अरे सर आपको नहीं पता कि तबादले कैसे होते हैं, ये तो आप चर्चा में अजीब बात कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि तबादले कैसे हैं। हम सबको पता चल गया है सर 1 घंटे की चर्चा में कि आखिर तबादले कैसे होते हैं, कैसे सिफारिशें लगाई जाती हैं, कैसे तबादले हो जाते हैं। रविंद्र जी अब इन सब चीजों से नहीं निकाल सकते ना, पूरी 1 घंटे की चर्चा हो गई और आपको यही नहीं समझ पाया है कि आखिर 700 शिक्षकों के तबादले कैसे हो गए, 80 शिक्षक रह कैसे गए। सर देखिए श्रीवर जी, जिस प्रकार से आपने पहले ही, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, 700 तबादले जिस प्रकार से हुए, एक बड़ा डिपार्टमेंट होने, बिल्कुल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, और अगर घोटाला छाना जाए तो घोटाला भी बड़ा होगा। सूरज सिंह नेगी जी अब आप जी कि रविंदर जी को समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है। ये दरअसल बेचारे मैदानी जनपद से आते हैं और इन्होंने उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि मैं तो पिछले 35 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में हूँ और 30 साल मैंने पंचायतों में रह के काम किया है, तो मुझे तो धरातली अनुभव है। मैं पर्वतीय क्षेत्र से भी आता हूँ, क्योंकि हमारा जो घर है वो गांव वाला वो पर्वतीय क्षेत्र में है, और मैंने वो त्रासदी झेली है। क्यों कई बार हम बच्चों को लेकर के जो है शिक्षा विभाग में हमने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ पे धरना दिया है, तो क्या परिस्थिति उत्तराखंड की है वो हम जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं अभी तक ये तबादले के बारे में समझ ही नहीं पाया। क्या है कि लोग जो है नौकरी पाने के लिए जो है टिहरी से पर्चा भर देंगे, पौड़ी से भर देंगे, चमोली से भर देंगे, उत्तरकाशी से सूरज जी जरा कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा सा घड़ी इजाजत अब थोड़ा कम दे रही है। जब नौकरी लग जाती है तो वो नीचे देहरादून में चाहते हैं, तो इसीलिए जो है ये तबादले का खेल हो रहा है। केवल और केवल इसमें भ्रष्टाचार है, नहीं तो 70-0 होने के बाद तो 700 कमेंट ले लेते हैं जय सिंह रावत जी से। जो जेन्युइन लोग हैं उनको नहीं मिल सकता है।
एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं जय सिंह रावत जी। जय सिंह रावत जी, सर मेरा मानना यह है कि शिक्षा विभाग जितना ही बड़ा है उसमें भ्रष्टाचार भी उतना ही बढ़ा है। समझ रहे हैं ना कि जितना ही ये बड़ा है उतना ही भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा है। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है क्योंकि बच्चों कॉपी किताब पेंसिल पेन मिड डे मील और मोजे जूते मुरमुरे से लेकर सब में भ्रष्टाचार हो जाता है। मानते हैं ना? और अब तबादलों पर भी भ्रष्टाचार। हाँ, मैं थोड़ा सा, मुझे देखो ना, मैं रविंद्र जी को थोड़ा सर कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, थोड़ा सा समय का अभाव है, चर्चा समाप्त होने की ओर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइमरी के जो टीचर थे उनका डिस्ट्रिक्ट कार्डर होता है। डिस्ट्रिक्ट कार्डर मतलब एक ही जिले में उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो लेकिन क्या हुआ, तो नौकरियां भी जो हुई तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई। तो पहाड़ों में क्या कहते हैं, पद ज्यादा थे लेकिन कैंडिडेट कम हुए। तो जो लोग यहाँ मैदान में रहते हैं, सेटल हो गए पहाड़ के लोग, उन्होंने अपने गांव के पते लिखाए और वहाँ नौकरियां उनको। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही वजह रही होगी कि 80 शिक्षक जो है वो इससे वंचित रह गए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, साथ ही इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से तबादलों पर महासंग्राम लगातार बना हुआ है और अब तबादले में धारा 27 के तहत जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया था कि उनके तबादले कर दिए जाएं, उनमें से 80 शिक्षक जो हैं वो वंचित रह गए। और सवाल ये बनता है कि क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं अपनाया या 700 शिक्षकों की जो भेड़ चाल थी उससे वो अलग होकर उन्होंने अलग रास्ता अपनाया, जिसके चलते वो तबादलों से वंचित रह गए। धारा 27 ये कहती है कि अगर कोई भी शिक्षक या कोई भी कर्मी अगर वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में किसी भी कारणवश, यानी कि बीमार हो, अत्यधिक बीमार हो या बहुत जरूरी काम हो, तो वो तबादला करवा सकता है। लेकिन 80 शिक्षक इससे वंचित रह गए। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।